गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये वीडियो है, तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी बी कोर्स की जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2020 और 21 न्यू फॉर्मेट के हिसाब से ये प्रश्न पत्र निकाला गया है, जो आपके अभ्यासक्रम में 30% डिलीटेड पोर्शन है, वो छोड़कर ये नया फॉर्मेट जो है ये आपको मैं आज स्पष्ट करने वाली हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर में बेटा अधिकतम अंक 80 मार्क्स का है और निर्धारित समय आपका 3 घंटे का है। तो इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट पर आधारित आपकी मैंने PT1, PT2 और PT3 एग्ज़ाम ले चुकी हूँ। यही फॉर्मेट है, पर किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है फाइनल में, क्योंकि जल्द ही आपकी अभी एग्ज़ाम आ जाएगी, तो उसी के हिसाब से देखो बेटा, ये पेपर आपको बड़ा लेंथी दिखेगा, परंतु ये लेंथी पेपर भी इतना इजी है, इतना आसान है कि इसी पेपर में पूछे गए प्रश्न के उत्तर हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से आईना आपके सामने है। तो बेटा जैसे कि आपको ये जो प्रश्न पत्र है, तो इसमें बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, अ और ब, यानी आपको केवल 2 ही खंड आने वाले हैं। तो खंड अ में कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, और सभी प्रश्नों में उपप्रश्न दिए जाएंगे, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा पूर्ण, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। अभी खंड ब है, दूसरा में कुल 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसी प्रकार से वर्णनात्मक जो प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव जो ब्रॉड क्वेश्चन है, इसमें आएंगे आपको, और एक राइटिंग सेक्शन लास्ट वाला लेखन कौशल्य जो है वो ब खंड में आएगा। और इसी फॉर्मेट के धरातल पर आपको अभी मैं PT3 का क्वेश्चन पेपर भी वही फॉर्मेट पर देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें अगर 9 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको इसमें मैं कम पूछूंगी, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें अगर 8 पूछे हैं तो इसमें भी आपको मैं कम पूछूंगी। परंतु पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में ये टोटल कुल मिलाकर बेटा 17 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 खंड में टोटल 17 क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जो खंड अ है, खंड अ में आपको इस प्रकार से प्रश्न पहला आएगा, ये 10 मार्क के लिए है ना। तो नीचे 2 गद्यांश दिए गए, किसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश फर्स्ट है ना, और उसी प्रकार से इसमें ऑप्शन में गद्यांश सेकंड आएगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अनसीन पैसेज आने वाले हैं 2, उसमें से आपको एक ही पैसेज, एक प्रश्न उत्तर लिखना है, और वो एक है 5 मार्क के लिए, और आपको पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। तो जिस प्रकार से ये जो गद्यांश है बेटा, ये पूर्ण कंप्यूटर पर आधारित अगर आपको गद्यांश पूछा गया है तो वो अच्छी तरह से आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद फिर आप क्या करना है कि ये जो प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्न पूर्ण पढ़ लेना। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, बहुवैकल्पिक प्रश्न, और इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो 4 ऑप्शंस है, उसमें से सही आपको ऑप्शन चुनना है और आंसर लिखना है। तो जिस प्रकार से मैंने ये पैसेज पढ़ के रखा है, मैंने बताया कि ये पैसेज कंप्यूटर के ऊपर आधारित है, तो यहाँ पर बताया गया कि वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है, क्यों। तो फर्स्ट ऑप्शन है, कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। सेकंड है कि कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। थर्ड है
कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गया है। और फोर्थ है, कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है। तो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा और ऑप्शन पढ़े, तो ये जो फर्स्ट पैसेज है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ है ये पैसेज में, तो ये पैराग्राफ में ही उसका आंसर है ना। तो यहाँ पर बताया है कि वर्तमान युग जो है कंप्यूटर युग है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ उसका फैलाव हो चुका है। यानी ये हमारे जीवन की एक प्रकार से मूलभूत अनिवार्य वस्तु बन चुकी है। इसके बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। यानी जो संसार की जो गतिविधियां हैं, जैसे हर ऑफिस से, कार्यालय से, तो इनमें हर वक्त क्या है, कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अभी तो हम ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है ना। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको 4 ऑप्शंस पढ़ के बताए, तो इसमें जो उस पैसेज को जो फिट होता है वो आंसर है कि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। यानी कंप्यूटर ये हमारे जीवन की अनिवार्य ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आपको ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आपको 5 क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है और उसमें से क्या करना है, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी लिखना है बेटा आपको। उसी प्रकार से उसी में आपको और के लिए गद्यांश, अगर आपको ये बहुत ही हार्ड लगता है ये गद्यांश, और ये अगर आपने सेकंड वाला पढ़ा और सेकंड वाला इजी लगता है, तो इसके बजाय आप इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया है आपको। प्रश्न पहले में 2 अनसीन पैसेज आए हैं, उसमें से आपको केवल एक ही लिखना है। उसके बाद बेटा मैं आपको बताऊंगी कि आगे जो है इसी में प्रश्न क्रमांक 2 है। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है, सेम यही फॉर्मेट आपको 50 मार्क के लिए भी आएगा। तो प्रश्न जो 2 है ना, तो उसी में देखो बेटा, उसी में भी गद्यांश है, जैसे कि वो 5 मार्क के लिए है ना। यानी जो अनसीन पैसेज है वो आपको इस प्रकार से 4 आएंगे और 4 में से आपको 2 ही लिखने हैं और उसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी दूसरा प्रश्न है, तो इसमें भी देखो बेटा, ये जो गद्यांश है ये 5 मार्क के लिए फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला भी अथवा में है, इसी में सेकंड क्वेश्चन में। तो जिस प्रकार से पूर्ण हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, और गद्यांश पढ़ने के बाद देखो कितना इजी, कितना छोटा सा गद्यांश दिया है, और यहाँ पर फिर आपको क्वेश्चन पूछे है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए क्योंकि, तो यहाँ पर ये पशुओं के बारे में यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कि इस गद्यांश में ये दिया है कि मनुष्य और जो जानवर पशु पक्षी होते हैं उनके बारे में, कि मनुष्य किस प्रकार से पशु पक्षियों पर अन्याय करता है ना। हमने लेसन भी पढ़ा है, तो वो सब यानी सिलेबस से रिलेटेड ही अनसीन पैसेज डालेंगे। तो किस प्रकार से हम पशुओं पर, प्राणियों पर अत्याचार करते हैं मनुष्य, तो ये इसमें दिया गया है। ये कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ये गद्यांश किसके धरातल पर आधारित है। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए क्योंकि, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें विद्रोह करने की अपेक्षा प्राण त्यागना उचित लगा। यानी देखो यहाँ पर ही आता है कि जानवर ऐसा विचार करेगा क्या, कि वो स्वयं सुसाइड करेगा क्या या मर जाएगा क्या, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना। उसके बाद देखो कि पशुओं ने प्राण क्यों त्याग दिए, फिर सेकंड ऑप्शन उसमें दिया है कि उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा। थर्ड, वह यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्यार मार पीट से अधिक कारगर है। और चौथा ऑप्शन है, वह यह दिखाना चाहते हैं कि लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक है, न कि उन्हें लोगों की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो बताया गया है इस पैसेज में, तो इस प्रकार से हम इसका जो कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार से पशु के साथ, जानवरों के साथ, प्राणियों के साथ जो व्यवहार करता है, उस व्यवहार से उन्हें अपना स्वयं का जो जीवन होता है, वो जीवन जीने की जिजीविषा तो उनमें होती है, परंतु मनुष्य के इस प्रकार से व्यवहार करने से उनके साथ फिर वो क्या करते हैं, स्वयं के जीवन को तिरस्कृत समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जीना
उचित नहीं है और कभी कभार वो क्या करते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। तो उनके साथ अगर हमने मारपीट की, कुछ भी किया, तो कभी कभार पशु ऐसे होते हैं कि वो खाना तो खा लेते, परंतु कुछ पशुओं को यानी ऐसा लगता है कि ये मारपीट की वजह से वो थोड़ा सा बीमार हो जाती है। उनको कुछ ऐसा लगता है कि भाई अब हमारे जो जीवन, तो हमारे जीवन में जो हम जिनके साथ रहते हैं कि वही हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। इस प्रकार से इस पैसेज में बताया गया है, तो तुम लिख सकते हो। इसके साथ साथ आपको उसी में ऑप्शन भी दिया है सेकंड वाला। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड पैसेज देख सकते हो कि किस प्रकार से ये उससे आसान है। तो अगर वो कठिन लगता है तो आप ये भी पैसेज पढ़ सकते हैं कि इसमें मनुष्य के बारे में और उसके मनुष्य के धर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है कि जिस प्रकार से मनुष्य किस प्रकार का इंसान होता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत में ही देखो कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार, यानी मनुष्य केवल आदर्शों का पुतला ही नहीं बनाया गया है। तो मनुष्य के साथ साथ मनुष्य ने जो विकास किया है, प्रगति की है स्वयं की तथा समाज की, तो उसके साथ साथ उसमें कुछ गुण के साथ साथ कुछ अवगुण भी है। तो अवगुण हम देख सकते हैं कि वो लोभी होता है, वो मोह उसमें ज़्यादा जल्दी से आ जाता है मनुष्य के अंदर, तो ये विकार होते हैं उसे। तो लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, और इस प्रकार से फिर ये लोभ और मोह अगर मनुष्य के अंदर एंट्री कर लेते हैं तो उसके आदर्श क्या होते हैं, मिट जाते, पीछे पीछे छूट जाते हैं और वो आदर्शवादी नहीं बन पाता है। और उस आदर्शों के साथ साथ वो इस गुणों को भी अपने अंदर जब लेता है तो आदर्शों का मजाक बन जाता है। यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि आदर्शों को मजाक का विषय बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जैसा का वैसा, कि ये देखो यहाँ पर कि मनुष्य ने आदर्शों को मजाक का विषय किस कारण बना लिया है ना। तो फर्स्ट, कानून के कारण, उन्नति के कारण, लोभ के कारण या धर्म भीरुता के कारण। तो मैं आपको पूर्ण पैसेज तो पढ़ा सकती, परंतु इसी में आपको उत्तर मिल गया है कि लोभ के कारण मनुष्य ने आदर्शों का मजाक का विषय किस कारण बना लिया, लोभ के कारण। यानी यहीं पर वो उत्तर है कि मनुष्य ने आदर्शों को मजाक का विषय बना लिया, किसके कारण, ये देखो लोभ और मोह के कारण। अगर मोह भी होता वहाँ ऑब्जेक्टिव में तो मोह भी सही आंसर रहता। तो इस प्रकार से बेटा बहुत ही इजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपके सामने बिल्कुल आईने की तरह इसके उत्तर है। उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं कि आगे देखो बेटा, तो ये हो गए हमारे 10 मार्क फिक्स हो गए अखंड के पहले और दूसरे प्रश्न में। ओके, तो हमारे 4 पैसेज ये हो गए। तो इस प्रकार से 4 में से आपको 2 ऐसे लेकर आए। फिर आपको आएगा बेटा व्यावहारिक व्याकरण, है ना, अखंड में ही व्यावहारिक व्याकरण का आपको प्रश्न तीसरा आता है ना। तो इसमें अभी आपको तत्यारा बहुत बलशाली भी था, रेखांकित में पद है ना। तो यहाँ पर आपको पदबंध चुनना है, जैसे कि पदबंध मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो सबसे पहले आपको पदबंध की जो व्याख्या याद होनी चाहिए कि आपको मैंने जैसे कि बताया था कि जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण का काम कोई शब्द करता है तो उसे पद कहते हैं, और जब यही कार्य एक से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है ना। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है, तो वाक्य में अगर एक शब्द, ये शब्द है केवल बहुत, तो ये पद बन चुका है, परंतु ये तंत्यारा बहुत बलशाली भी था, है ना। तो तंत्यारा बहुत बलशाली, तो ये क्या है, पूर्ण पदबंध है। यानी इसमें तो जैसे कि ये मैंने पढ़ा कि तंत्यारा बहुत बलशाली भी था, तो यहाँ पर जो रेखांकित में पद है, यानी आपको जैसे कि मैंने पढ़ाया कि पद और पदबंध में वो एक ही प्रकार है कि इसके जो प्रकार है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पद है,
विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है और क्रिया पदबंध, ऐसे 5 प्रकार है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर रेखांकित किया गया है बहुत, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर तंत्यारा बहुत बलशाली भी था। तो यहाँ पर जो तंत्यारा है, तंत्यारा के बारे में उसकी जो स्पेशलिटी बताई है कि बहुत, है ना, बलशाली था। तो ये क्या है, बहुत बलशाली, ये तंत्यारा की स्पेशलिटी बता रहा है ये शब्द। तो ये है एग्जेक्टिव अर्थात विशेषण, यानी ये कौन सा पद है, विशेषण पद है। तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, क्योंकि अंडरलाइन किया गया संज्ञा नहीं है, क्योंकि संज्ञा की व्याख्या क्या होती है कि किसी भी वस्तु, चीज या व्यक्ति का नाम, है ना, और बहुत वो नहीं है। उसके बाद सर्वनाम की क्या व्याख्या होती है, संकल्पना क्या होती है कि जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, तो, ती, ते वगैरह। और उसके बाद अगर हम इसको क्रिया का ऑप्शन दिया है तो ये क्रिया भी नहीं है, क्योंकि क्रिया वाक्य को पूर्ण करती है। तो ये क्या है, एग्जेक्टिव है, यानी इस प्रकार से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्न 3 में उसी प्रकार से कि ये वाक्य, वो माँ से कहानी सुनते रहते हैं, वाक्य में क्रिया पदबंध है। अभी क्रिया पदबंध कौन सा है यहाँ पर, यानी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको सर्वनाम पदबंध पहचानना है, क्रिया पदबंध पहचानना है, तो आपको इसका जो संकल्पना मालूम होनी चाहिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने सीखे हैं, मैंने आपको बताया है एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला एक्सप्लेन किया उसी प्रकार से। उसके बाद आपको चौथा प्रश्न आएगा, ये सब 1-1 मार्क के लिए आएगा। और टोटल ग्रामर, व्यवहारिक व्याकरण मिलाकर 16 मार्क का आपको क्या आएगा, ग्रामर आएगा, है ना। और फर्स्ट जो अनसीन पैसेज है वो 10 मार्क का आएगा, यानी यहाँ पर आपके 26 मार्क यहीं पर हो रहे हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि जो दूसरा टॉपिक है, ये पदबंध के टॉपिक के बारे में पूछा। अभी दूसरा टॉपिक क्या है आपका, वाक्य रूपांतरण है ना। तो जिस प्रकार से वाक्य रूपांतरण के ऊपर आपको पूछा जाएगा, ऐसे 4 क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए दिए जाएंगे। जैसे पूछा गया है कि बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, कि वाक्य रचना की दृष्टि से, तो ये वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है ना। तो इस प्रकार से बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया है, इसमें ये मिश्र वाक्य है, क्या सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, क्या सामान्य वाक्य है। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर देने हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो मैंने अभी स्पष्ट किया, तो ये बिल्कुल यहाँ पर बच्चे आए हैं, है ना, तो ये एक सेंटेंस हुआ। और खेल रहे हैं, है ना, ये दूसरा वाक्य हुआ। तो इसमें जो बीच में जो आया है ये कंजक्शन है, यानी एक से अधिक सरल वाक्य को, जब किसी वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य आते हैं और उससे जोड़ने का काम कंजक्शन, यानी और, किंतु, परंतु ऐसे शब्द जब करते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो जिस प्रकार से हमारी अगर पढ़ाई हुई हो तो हम ऑप्शंस बिल्कुल सही तरीके से चुन पाएंगे, है ना। तो पहले वाक्य पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर आपको देखना है कि इस वाक्य में किस प्रकार से शब्द आए हुए, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। तो इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। इस प्रकार से आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला जो प्रश्न 5वां है, तो 5वें प्रश्न को आपको मालूम है कि आपका एक टॉपिक और है, तीसरा समास के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। और इस प्रकार से समास के ऊपर भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5-5 मार्क के लिए आपको 5-5 प्रश्न हर टॉपिक पर पूछे जाएंगे। और आपको मालूम है कि ग्रामर के टॉपिक आपको 4 टॉपिक है पूर्ण मिला के। पहला टॉपिक है पदबंध, दूसरा है वाक्य रूपांतरण, तीसरा अभी हम समास लेंगे और चौथा मुहावरे, है ना। तो ये 5-5 मार्क के लिए आपको आने वाला है। तो जिस प्रकार से निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए, तो आपको 4 के ही उत्तर देना है ना। तो इस प्रकार से अभी महावीर शब्द में कौन सा समास है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले शब्द देखना है ना,
और शब्द देखने के बाद ही फिर हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो है ये बहुवैकल्पिक जो है उसे पढ़ना है। तो कर्मधारय की व्याख्या आपको मालूम है कि जिस पद में या जिस शब्द में पूर्व पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास जिस पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द जो पूर्व शब्द होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है ना। और जब समस्त विग्रह करते हैं, समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विभक्ति यूज की जाती है और समस्त पद बनाते वक्त विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी का, की, ते, सलाते, सलानाते। और अव्यय भाव समास, यानी अव्यय भाव समास में जो प्रथम शब्द होता है वो अव्यय होता है ना। तो इस प्रकार से इसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो जिस प्रकार से आजन्म, तो आजन्म यानी आ और जन्म यानी जन्म से लेकर, परंतु आ को कोई अर्थ नहीं है, जैसे आ जन्म। तो यहाँ पर अर्थ हो जाता है विग्रह करते वक्त जन्म से लेकर, परंतु आ को कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर जो महावीर शब्द दिया है तो वीर कैसा है, महा यानी महान, ग्रेट वीर है ना। तो ये कौन सा समास हो गया, महा ये शब्द पूर्व पद है ना, महा प्लस वीर यानी महा शब्द क्या है, ग्रेट यानी ये एग्जेक्टिव है, यानी एग्जेक्टिव का फिट होता है कि जिस शब्द का प्रथम पद विशेषण होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। ये समास कौन सा है, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से आपको ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो 6 क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चंस मुहावरे का है। निम्नलिखित चारों भागों के उत्तर दीजिए, यानी 5 दिए जाएंगे, उसमें से 4 आपको क्या करना है, लिखना है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश डैश हो सकता हूँ। तो पढ़ाई में मेहनत कर, तो यहाँ तो ये क्या करना है, हमको पढ़ना है फिर उसके अंदर, और जो फिट होता है तो उस प्रकार से हम उसे वाक्य में फिट कर देंगे। हमें अगर पहले से मालूम है तो कोई ज़रूरत नहीं। तो पढ़ाई में मेहनत कर मैं अंधों के काना राजा हो सकता हूँ, नहीं। तो पढ़ाई में मेहनत कर मैं एक पंत दो काज हो सकता हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे, है ना। तो पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपना हाथ जगन्नाथ हो सकता हूँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है उसमें वाक्य में फिट। तो पढ़ाई में मेहनत कर मैं पैरों पर खड़ा होना, यानी पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। यस, ये बिल्कुल देखो आपको समझ में आ गया कि पढ़ाई से मैं मेहनत करके मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये मुहावरे और लोकोक्ति आएगी, इतनी कठिन नहीं होती है, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही होते हैं। वैसे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है तो पाठ्य पुस्तक से आता है, पाठ्य पुस्तक के पूरक प्रश्न होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये जो 7th है, तो 7th प्रश्न जो 7वां, ये हमारी जो सीन पोयम है, सीन पोयम के धरातल पर आता है आधारित। तो जिस प्रकार से ये जो कविता है 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये पूर्ण पहले पोयम पढ़ लेना है, सीन पोयम है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि देखो ये सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, पंक्ति में सर किसका प्रतीक है। तो जिस प्रकार से ये कविता मैंने आपको पढ़ाई है तो ये स्वाभिमान का है हिमालय प्रतीक, या सिर का, या घमंड का, या पराक्रम का। तो जैसे कि मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया है कि हिमालय हमारा क्या है, मान सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसका सही आंसर है स्वाभिमान। तो इस प्रकार से आपको ऐसे 4 प्रश्न आएंगे, तो ये चारों प्रश्नों के आपको क्या करना है, सही उत्तर चुनकर लिखना है। उसके बाद आपको आएगा प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में आपको सीन पैसेज आएगा, यानी कोई भी लेसन है ना उसमें से वैसे के वैसे ये जो पैसेज उठा के आपको दिया जाएगा, और उस पैसेज में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है और उसका आंसर वैसा का वैसा देना है। तो गद्यांश में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया गया है, जैसे कि ये हमारा पार्ट नंबर 7 है ना, पतझड़ में टूटी पत्तियां, उसमें का जो 2nd पार्ट है ज़हन की देन, जो हमने अभी लास्ट में जो लेसन पढ़ा उसी से ये पूछा गया है कि
किस प्रकार से आप गणराज्य में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण मालूम है आपको कि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्या तेज रफ्तार से दौड़ते दिमाग का तनाव, सामर्थ्य से अधिक कार्य करने का दबाव, या खट्टी मीठी यादों में उलझे रहना। तो हमें बिल्कुल स्पष्ट मालूम है कि तेज रफ्तार से वो दौड़ते दिमाग का तनाव, यानी दिमाग जितने तेज रफ्तार से चलता है उससे भी ज्यादा वो स्पीड का इंजन लगाकर क्या कर रहे हैं, दिमाग को चलाने की कोशिश करें, और एक बार क्या होता है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको ऑप्शंस चुनने हैं 5 मार्क के लिए। इसके बाद देखो बेटा, इसी में आपको सीन जो पैसेज है, सीन पैसेज यानी अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ही उठाया गया है, और वैसा का वैसा इसमें भी वही उसी प्रकार से आपको 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। पहले पैसेज पढ़ना है और फिर उसके क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सही उत्तर लिखना है ना। उसके बाद देखो बेटा, ये खंड ब आ जाता है आपका, तो खंड ब जो है आपको ये 14 मार्क्स का है। खंड ब जो है 14 और 26 है ना। तो सबसे पहले खंड ब में 14 जो है ना वो पाठ्य पुस्तक से आपको प्रश्न आएंगे, लगभग अपने स्पर्श पाठ्य पुस्तक और संचयन से आएंगे। कि प्रश्न 10वां आएगा आपको, कि इसमें से आपको 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से आपको 2 ही लिखना है, और एक प्रश्न 2 मार्क के लिए है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखो आपको पहला मैं प्रश्न बताती हूँ। इस प्रकार से जो प्रश्न आपको 2 आएंगे वो आपको 2 लिखने की। एकांकी कारतूस के अनुसार वजीर अली एक जाबाज सिपाही कैसे था। तो जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया कि वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था, वो बहुत हिम्मती और साहसी था, उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी थी। तो अपने राय में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल के सामने पेश होने के अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील का हत्या कर दी। यानी हत्या करना एक प्रकार से शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारना है। और इसके बाद फिर वो आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में घूमता रहा और वहां पर निडर होकर अंग्रेजों के कैंप में घुस गया। वहां से उसने किस प्रकार से कारतूस हासिल किए, तो ये सब लिखना है इसमें 2 मार्क के लिए, है ना। उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 11 पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 में आपको केवल एक ही क्वेश्चन लिखना है, और वो है 4 मार्क के लिए, कि मनुष्यता, कविता और अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, सिद्ध कीजिए। यानी ये मनुष्यता, कविता और यानी इसमें क्या बताया है, मनुष्यता और अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, कि मनुष्य किस प्रकार से निसर्ग यानी नेचर पर या दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है और स्वयं को क्या समझता है, वो श्रेष्ठ समझता है। तो इनका आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया यानी प्रतिपाद्य संदेश लिखना है। तो आप इस प्रकार से आपका इसका आंसर लिख सकते हैं। यानी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मानव में विद्यमान वे गुण जिनके कारण मनुष्य कहलाता है। प्रस्तुत कविता और पाठ में हर शब्द में मानवीय गुणों का वर्णन किया गया है। कविता के अथवा पाठ के प्रत्येक शब्द मनुष्यता की गूंज है। यानी जो मानव से प्रेम करना, आपसी एकता, भेदभाव को मिटाकर एकरूपता का जीवन व्यतीत करना सिखाती है, और वही मनुष्यता होती है। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है कि सृष्टि के अन्य वस्तुओं पर या चीज़ों पर, जैसे पहाड़ है, रास्ते हैं, जंगल है, इस पर क्या करता है, समुद्र इस पर अत्याचार करता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये केंद्रीय भाव आप लिख सकते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया। इस प्रकार का शीर्षक ये सार्थ है कि वो इंसान जो होता है कि उसने हमेशा क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए जीवन जीना चाहिए, जिस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध जिए थे, दधीचि ऋषि जिए थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आपको 12वां प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40-50 शब्दों में लिखिए। यानी एक प्रश्न आपको 3 मार्क के लिए आएगा, यानी 3 आएंगे, उसमें से आपको केवल 2 ही लिखने, और ये संचयन पाठ्य पुस्तक से आएंगे, है ना। ये किससे आएंगे, संचयन पाठ्य पुस्तक से आएंगे। फॉर द एग्जाम्पल, सपनों के दिन पाठ के लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र का बचपन एक जैसा है। आपके बचपन से इनकी कथा कैसे मिलती जुलती है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में सपनों के दिन में लेखक के बारे में लिखना है, बचपन की उनकी जो स्कूली यादें होती है, घर की यादें हैं। फिर टोपी शुक्ला के घर की और स्कूल की यादें लिखनी है। और फिर आप
आपकी जो बचपना है, यानी अभी तक 1st to 10th तक आप जो स्कूल में पढ़े या आपके घर में आपको क्या अनुभव है, इससे सिमिलैरिटी आपको लिखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, परंतु आपको इसके सिलेबस के धरातल पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको ये 13 क्वेश्चन नंबर है, ये 13 क्वेश्चन नंबर, यानी अभी लेखन विभाग 13 क्वेश्चन नंबर से लेखन राइटिंग स्किल आ जाता है, वो 26 मार्क के लिए। तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद आएगा 80 या 100 मार्क के लिए, वो 6 मार्क का होगा। तो इसमें बेटा आपको अनुच्छेद 3 अनुच्छेद और में आएंगे, तो एक ही लिखना है आपको। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, तो ये पॉइंट्स लिखते हैं, सिर्फ ये पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरे अनुच्छेद का ये पॉइंट लिखेंगे, तीसरे का दूसरा पॉइंट। ऐसा नहीं करना बेटा। ये देखो सीरियसली नंबर दिया है, 1st अनुच्छेद, 2nd अनुच्छेद या 3rd अनुच्छेद। तो इसमें क्या दिया है कि एक विषय पर आपको लिखना है। तो आपने अगर 1st चुन लिया है जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, या 2nd चुन लिया देश पर पड़ता है विदेशी प्रभाव, या 3rd सबसे इजी है मित्रता। तो इसमें मित्रता में आपको क्या करना है कि आवश्यकता है ना, आवश्यकता, मित्रता की आवश्यकता क्यों है, कौन हो सकता है मित्र, और उससे मैत्री से आपको क्या लाभ, यानी ये तीनों जो सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट ध्यान में रखकर ही आपको क्या करना है, पूर्ण अनुच्छेद लिखना है। तो हम जैसे लिख सकते हैं मित्रता का आवश्यकता क्यों होती है, तो परस्पर प्रेम और विश्वास को मित्रता कहते हैं, उसकी व्याख्या लिख लेना। मित्रता मित्र का धर्म है, मित्र के अभाव में जीवन सूना और दुखमय हो जाता है। एक सच्चा मित्र औषधि के समान होता है। सच्चे मित्र के बारे में कहा जाए तो जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। छात्रावस्था में मित्रों में बड़ी बड़ी प्रगाढ़ता होती है। तो इस प्रकार से आप एक काव्य पंक्ति भी उसमें डाल सकते हैं। उनमें मधुरता है, वह अनुरूपता का प्रभाव प्रबल होता है। जब कहा जाता है कि जीवन में 3 मित्र ही सच्चे होते हैं, वृद्धावस्था में पत्नी, पुराना कुत्ता और हाथ का धन। हमारे और मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, हमें आपस में कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये पॉइंट क्या करना है, डिस्कस करना है कि हमारा फिर सच्चा मित्र कौन हो सकता है ना। ये जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कौन हो सकता है, कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और दूसरों से जो ले उसे सर्वदा याद रखे। मानव जीवन में मित्रता के कई लाभ हैं। तो इस प्रकार से लाभ का भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मित्र के समूह की व्यक्ति अपना हृदय खोल सकता है। सच्चा मित्र दुख का साथी होता है, वो विपत्ति काल में हमें धैर्य बांधता है। उसके सहयोग से निराश मन में भी आशा ज्योति चमक उठती है। तो इस प्रकार से आपको लगभग कम से कम ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद कम से कम आपको 80 या 100 शब्दों में लिखना है। देखो यहाँ पर दिया है 80 या 100 शब्दों में आपको क्या करना है, लिखना है। तो उसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 14 है, आपको 14 प्रश्न क्रमांक आएगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि आपसे अपने बचत खाते की चेकबुक खो गई, इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखिए। अब ये फॉर्मल लेटर है ना, और इस फॉर्मल लेटर में आपको और भी आएगा, है ना। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, कि यहाँ पर आपको औपचारिक पत्र आएगा। औपचारिक पत्र में भी आपको ऑप्शन है, यानी आपको 2 औपचारिक पत्र पूछे जाएंगे, अथवा है बीच में, तो इसमें से आपको एक लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला है कि यहाँ बैंक खाते को आपको, यानी बैंक को आपको पत्र लिखना है। यहाँ पर नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। तो आपको जो विषय अच्छा लगता है उस प्रकार से आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। पत्र में तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस, सबसे पहले इस साइड में समास को लगाकर आपका एड्रेस आएगा, है ना। उसके बाद दिनांक आवश्यक होती है, और फिर आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद आपको विषय लिखना पड़ेगा, फिर महोदय लिखना पड़ेगा, फिर मैटर लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको क्या कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है या कुछ आवेदन करना है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, थैंकफुल यानी धन्यवाद देना है, और आपका नाम लिखना है, और आपका पता आपने लिखा तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से लेटर राइटिंग का ये मायना आपको 5 मार्क के लिए आएगा। 5 मार्क आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 15, जो है 5 मार्क के लिए, कि यहाँ पर आपको नोटिस राइटिंग, सूचना लेखन आ जाता है। तो विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 30-40 शब्दों में आपको सूचना लिखनी है। या विद्यालय में छुट्टी के उपरांत फुटबॉल खेलना सीखने के विषय
विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट्ट के लिए लगभग 30-40 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। तो सूचना लेखन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऐसा बॉक्स करना बिल्कुल आवश्यक है। बॉक्स करने के बाद ऊपर आपको हेडिंग डालना है सूचना, है ना। फिर यहाँ पर ये साइड पर जहाँ पर खुले पेज होते हैं, खुले पेज के साइड पर आपको डेट डालना है, दिनांक डालना है। और सूचना के नीचे दिनांक यहाँ डाल दी कि यहाँ पर आपको विषय लिखना है कि जैसे कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह के आयोजन के लिए तो विद्यालय का वार्षिक उत्सव समारोह, ऐसे इस प्रकार से आपको विषय लिखना है। और फिर इस प्रकार से वो समारोह कब है, क्या है, वो मैटर में आपको लिखना है कि डैश डैश स्कूल के द्वारा डैश डैश दिनांक पर आपको आप ये वार्षिक उत्सव का समारोह आयोजित करना चाहते हैं और मैं एक संयोजक के हेतु आपको ये सूचित करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से आपको मैटर लिखना है। मैटर होने के बाद फिर यहाँ पर नीचे समास को लगाकर आपको क्या करना है, यहाँ आपका नाम और आपका नंबर दिया तो बहुत ही उत्तम। या आपका पद कौन सा है, तो आपका पद जैसे कि आप यहाँ पर पद दिया संयोजक और नीचे आपका नाम आएगा और फिर बॉक्स पूरा कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको सूचना लेखन लिखना है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये 5 मार्क के लिए ये है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो आपको मालूम है कितनी अच्छी तरह से लिखनी चाहिए। यहाँ पर दिया कि विद्यालय के अहंग समूह द्वारा प्रस्तुत ताजमहल नाटक के बारे में नाम, पात्र, दिन, समय, टिकट आदि की सूचना देते हुए लगभग 25-30-50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, अथवा अपनी दुकान को किराए पर उठाने के लिए लगभग 25-50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से आपको अगर आपकी दुकान बेचनी है तो बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव आपको क्या करना है, सूचना बनानी है। और सूचना भी हमेशा बॉक्स में रहनी चाहिए। और सूचना लिखते वक्त केवल पेन, अगर हमें चित्र निकालना है तो चित्र पेंसिल से निकालना और बाकी का जो मैटर है वो पेन से, ब्लू पेन से ही लिखना है और फिर बॉक्स कंप्लीट करना है आपको, है ना। तो इस प्रकार से आपको विज्ञापन जो पढ़ाया गया है वो आपको लिखना है। इसके बाद जो 17 क्वेश्चन है, लास्ट वाला आखिरी वाला क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, तो ये आपके लिए नया टॉपिक है क्योंकि आपके इसमें से डायलॉग राइटिंग कट करके अभी ये लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी आपको आ गई है कि यदि मैं समाचार पत्र होता है इस विषय पर लगभग 100 या 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए, या गंगा और मैं विषय पर लगभग 100 और 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। तो इस प्रकार से ये जो शीर्षक पढ़ना है, शीर्षक के आधार पर आपको क्या करना है, लघु कथा लिखना है। तो गंगा और मैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर गंगा, हम गंगा नदी भी ले सकते हैं या गंगा किसी लेडी का नाम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक ये कहानी भी है, मैंने पढ़ी है जो प्रेमचंद की, गंगा और जोखू की। तो मैं यानी जोखू यानी पति पत्नी की कहानी है कि जो वो गरीब परिवार से थे और गरीब परिवार के साथ साथ वो निचले समाज के थे, निचले जाति के थे। तो उनकी ये कहानी है। तो वो कहानी जिस प्रकार से आपको मालूम है या अपनी तरफ से तुम्हें जो कहानी याद है वो कहानी आपको 100 या 120 शब्दों में बनाकर या बनी बनाई कहानी आपको लिखनी है 5 मार्क के लिए। तो इस प्रकार से पूर्ण हिंदी का जो नया 30% डिलीटेड पोर्शन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर बिल्कुल मैंने आईने की तरह दिखाया है ना। और इस प्रकार से जो आपका मैंने जैसे कि आपको बताया कि अपना जो पोर्शन है, पोर्शन में जो डिलीटेड पार्ट है वो डिलीटेड पार्ट भी मैंने हमेशा आपको सेंड किया है, हमेशा आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से आपको डिलीटेड पार्ट यहाँ आने वाले नहीं हैं। तो व्याकरण में अगर कहा गया तो पदबंध है, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है और तीसरा है समास आपको, और चौथा है मुहावरे तथा लोकोक्ति। तो इस प्रकार से स्पर्श पाठ्य पुस्तक से भी आपको जो यानी आपका जो व्याकरण का जो हिस्सा है वो अलंकार ये डिलीटेड किया गया है। और स्पर्श पाठ्य पुस्तक में आपको जो लेसन है, लेसन में से फर्स्ट वाला बड़े भाई साहब आने वाला है ना। तीसरा ततारा वामेरो कथा आने वाला है। छठवां अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, और सातवां
पतझर में टूटी पत्तियां का सेकंड पार्ट ज़हन की देन आने वाला है। और 8वां कारतूस, यानी लेसन में डिलीटेड क्या है, लेसन सेकंड डायरी का एक पन्ना, लेसन 4 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, और लेसन 5 गिरगिट, ये डिलीटेड है। और काव्य में देखो जो साखी है, आपको साखी आने वाली है, पद आने वाला है, उसके बाद मनुष्यता आने वाला है, पर्वत प्रदेश में पावस 5th पोएम है वो भी आने वाली है आपको, और फिर लास्ट में 8 कर चले हम फिदा, ये पोएम भी आपको पोर्शन में आने वाली है। और केवल जो डिलीटेड है सेकंड पोएम में मीरा के पद है, तीसरी जो है बिहारी के दोहे वो नहीं आने वाली है। उसके बाद 6th पोएम है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मधुर मधुर मेरे दीपक, ये भी नहीं आने वाली है। वीरेंद्र डंगवाल की तोप भी नहीं आने वाली है। और जो लास्ट की कविता है आपको आत्मत्राण, वो भी नहीं आने वाली है। परंतु संचयन पाठ्य पुस्तक से तीनों लेसन आपको आने वाले। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पूर्ण फॉर्मेट में आपको बता चुकी हूँ, और यहीं पर आपका फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन समाप्त हो जाता है।